आपके माइंड में कहाँ से शब्द आया कि मुझे प्रभ आसरा नाम ही रखना है? इसका मतलब क्या है? आपके लिए प्रभ आसरा शब्द के क्या मायने हैं? मानस की जात सब एक पहचान हो। बिकॉज जब हमें ऐसे लाचार लोग मिलते थे सड़कों पे तो यही फील होता था कैसे करें इनकी हेल्प। तो आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा पल भी रहा होगा जिसने आपको पूरी तरह से झकझोर दिया होगा कि अब मुझे तो मानवता के लिए समर्पित होना है। तो अपने दोस्त के घर गए कि वहाँ पे बहुत बड़ा स्कूल था, भी थोड़ी सी जगह मिल जाए तो हाँ इनको जी, मैं रख लूँ। तो उन्होंने भी जवाब दे दिया। एक क्रैडल भी आपने रखा हुआ है ना कि पालना, और अभी जैसे ही मैंने एंट्री की तो लगा कि शायद नवजात बच्चा या 1-2 महीने का बच्चा। लेकिन फिर मैं आप सभी से पूछती हूँ कि वो माँ एक निर्दयी कैसे हो सकती है जो इतने छोटे छोटे बच्चों को पालने भी छोड़कर आपकी आगे चली जाती है? रिसेंटली 2 दिन की बच्ची आई, इतनी बड़ी चिट्ठी लिख के आई है क्रैडल में कि मेरी ऑलरेडी 4 बेटियां हैं। वो बोल भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते, मतलब कि मैं तो ये बोलूंगी वो अपनी बात को बयां तक नहीं कर पाते। तो आप किस तरह से उनके साथ डील करते हैं? तो आपने कहा ना कि वो अपनी बयान नहीं कर पाते, वो अपनी पेन भी नहीं बयान हाँ, कर पेन पाते। भी उनको। पहले तुम अपने बच्चों तो संभालो, अपने बच्चों को तो संभाल ले, और तो देखा जाएगा। क्या आपकी लाइफ में किसी ने, रिश्तेदार ने कुछ ऐसा कभी इन बातों का आपको सामना करना पड़ा है? इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं। अरे मजा तो तब है जब इत्र की खुशबू आपके चरित्र से आए। जी हाँ दोस्तों, ये जो पंक्तियां है ना, हमारे जो आज के गेस्ट हैं हमारे साथ, उन पर मैं कहूंगी 100% सही बैठती हैं। तो दोस्तों, आप इन पंक्तियों से शायद समझ ही गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। हमारे बीच में आज मौजूद है प्रभ आसरा संस्था की संस्थापक, जो 20 सालों से बेसहारा लोगों के लिए, छोटे नवजात बच्चों के लिए, दिव्यांग जनों के लिए एक सहारा, बहुत ही छोटा शब्द है सहारा, उनके लिए एक माँ का रोल अदा कर रही हैं। तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपका थैंक्स दिल से करती हूँ कि आपने इतनी बढ़िया कविता लिखी और वो भी इतने शॉर्ट पीरियड में। वो रियली थैंक्स फ्रॉम माय हार्ट। अब मैं शुरुआत ही करती हूँ। प्रभ आसरा नाम का मतलब आप बताइए। कई लोग जानना चाहते हैं कि प्रभ आसरा आपके माइंड में कहाँ से शब्द आया कि मुझे प्रभ आसरा नाम ही रखना है? इसका मतलब क्या है? आपके लिए प्रभ आसरा शब्द के क्या मायने हैं? असल में जब हम बानी को पढ़ते विचारते तो यही फील होता था कि गुरबानी कहती है मानस की जात सब एक पहचान रे। एक पिता एकस के हम बारक। जब वो हमारा एक पिता है, हम सब उसी के बच्चे हैं, एक परिवार है, तो कोई अलग हो ही नहीं सकता। सभी उसकी औलाद है, हर एक में उसकी जोत बस रही है। घट घट हर जू बसे संतन के वो पुकार। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद भी नहीं कोई। जब तो गोविंद ही सब में है तो कोई अलग नहीं है। बिल्कुल। तो हमारा पिता है परमात्मा प्रभु, और प्रभु का ये सब आसरा है। बिकॉज जब हमें ऐसे लाचार लोग मिलते थे सड़कों पे तो यही फील होता था कैसे करें इनकी हेल्प। जैसे हम अपने बच्चों की करें, बच्चे की कर रहे हैं, कैसे इनकी हेल्प सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत कोशिश की, जैसे कोई धार्मिक संस्थाओं में जाके देखना कि अगर 2 कमरे ही हमें दे दें, कभी धर्मशाला में जाना भी, वहाँ से ही मिल जाए कुछ जगह, लेकिन सबने मतलब ठुकराया ही। जैसे हॉस्पिटल्स में गए हैं, वहाँ के डायरेक्टर्स को मिले चंडीगढ़ में, तो वो कहते कि ना ये काम तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ही कर सकते हैं, आप कैसे सोच सकते हैं। तो फिर
सरदार साहब हमने विचार किया कि क्या हो सकता है, भी क्यों नहीं हम कर सकते। बिल्कुल। फिर मैंने इनसे बात की, मैं क्या जब भगत पूरन सिंह सड़क पे बैठ के एक संस्था शुरू कर सकते हैं तो हमें क्या दिक्कत है, हमें क्या मुश्किल है, क्योंकि हमारे तो बिजनेस इतना अच्छे चल रहे हैं, हम किराए पे मकान ले सकते हैं, हायर कर सकते हैं स्टाफ को। तो बस वो ही दिमाग में नहीं, आसरा देना है इनको, किसी भी तरह देना है। तो किसने देना है? हमने खुद तो कुछ नहीं करना, भगवान ने इतनी शक्ति दी है, इतनी हिम्मत दी है, इतना फाइनेंस दिया है, पैसा दिया है, तो उसको यूटिलाइज करें ना उस भगवान के बंदों पे। तो वो फिर ये घर फिर प्रभ आसरा के नाम से फिर शुरू हुआ। ऐसा बोलते हैं ना बेबी जी कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा घटित होता है, हर चीज़ का एक कारण होता है, निवारण भी होता है। तो आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा पल भी रहा होगा जिसने आपको पूरी तरह से झकझोर दिया होगा कि अब मुझे तो मानवता के लिए समर्पित होना है, अब मुझे परम आसरा, जैसा कि आप अभी चला रहे हैं, इतनी अच्छी संस्था है जो बेसहारों के लिए है, अनाथ बच्चों के लिए है। तो मतलब कि वो क्या घटना थी जिसने आपको झकझोर कर रख दिया? असल में छोटी छोटी घटना शुरू से कई बार हुई, लेकिन सरदार शमशेर सिंह के पास एक मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैं अपने मायके आ गई, तो ये अकेले थे शॉप पे। जी। हमारी फार्मास्यूटिकल शॉप से दो, तो वहाँ पे एक आया जो मेंटली हिलुसिनेटेड था, एक प्राणी, और वो ना तो इनसे कुछ लेके खा रहा था, ना ही इनकी बात को उस लेवल पे अंडरस्टैंड कर रहा था, और रेपिटेटिवली यही कह रहा था, मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो सिंगर हूँ, मैं तो राइटर हूँ, और मैंने बॉलीवुड के सारे गाने मैंने लिखे हैं, मैंने ही गाए हैं, मैं बैकग्राउंड पे सब काम करता हूँ। लेकिन वो इतना डिप्रेस था, उसे खुद नहीं पता कि उसने कब खाना खाना है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, मतलब मटमैले से कपड़े। और सरदार साहब को बड़ा फील हुआ, उन्होंने पीछे उनकी सारी इंक्वायरी की तो सिर्फ ओल्ड मदर थे, घर था, लेकिन इनको था कि वो ओल्ड मदर कैसे इनकी केयर करेगी। बिल्कुल। तो इन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं इनको कहीं एडजस्ट कर सकूँ। तो इन्होंने वो शाम को यहाँ पे आए, लेकिन कुराली में आए, फिर घर लेके जाने को नहीं मन हुआ कि भी मदर कैसे संभालेंगे, मेरे मदर भी ओल्ड है। बिल्कुल। तो अपने दोस्त के घर गए कि वहाँ पे बहुत बड़ा स्कूल था, भी थोड़ी सी जगह मिल जाए तो इनको मैं रख लूँ। तो उन्होंने भी जवाब दे दिया। तो फिर ये मेरे पास आए, घर आए, तो वहाँ इन्होंने बात नहीं की, लेकिन बताया कैसी इसकी प्रॉब्लम है, लेकिन हमने कुछ करना है, क्या कर सकते हैं। तो फिर वे चुपचाप चले गए। रेलवे स्टेशन पे भी इनके लिए मैं कहीं और जाऊँगा, लेकिन कुछ नहीं, बस स्ट्रेस में वहाँ फिर ये सारी रात बैठे रहे उनके साथ। तो नेक्स्ट डे फिर इनको घर छोड़ के आए, उधर जो भी था उनकी प्रॉब्लम्स के लिए एक बंदे को आया कि ये मदर को राशन वगैरह दिया, लेकिन वो जहन में इनके बहुत था। लेकिन जब हमारे पास एक्सीडेंटल केसेस आते थे, हम डेली जब अप डाउन करते थे फतेहगढ़ साहब से कुराली, तो रास्ते में हमें कई बार एक्सीडेंटल केसेस मिलना, हम हॉस्पिटल तक जाना, उन्होंने कहना यहीं रहो, आप इनके साथ रहो, तब हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे। हमने कहा ना कि आपको जो चाहिए, जैसा ट्रीटमेंट चाहिए करो, हम फाइनेंशियली आपकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम नहीं साथ रह सकते। तो यही हम जब हमारे, क्योंकि अपोजिट हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, यहाँ पे खरड़ में हो गया, तो बड़े हॉस्पिटल के सामने हमारी शॉप्स थी। तो वहाँ भी हमारे पास ऐसे केस कई आए कि एक्सीडेंट के बाद उनको होश नहीं है, तो कौन ट्रीटमेंट कराएगा। हमने उनकी हेल्प सपोर्ट करनी, लेकिन वो जाएगा कहाँ, बता ही नहीं पा रहा। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मतलब उस कोशिश में कई बार हमने दोनों ने कोशिश की, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। तो बचपन में ही मेरे फादर हमें उन्होंने कीर्तन सिखाया और कहा कि निष्काम सेवा करनी निष्काम है, भी कभी भी बानी के लिए पैसा नहीं लेना। और जब कोई कीर्तन के दौरान हारमोनियम पे पैसे रख जाता है, तो मेरे फादर ने कहना ये पैसे बच्चे भगवान के हैं, परमात्मा के हैं, ये उनको ही समर्पित करने हैं। और दूसरी बात साथ ही कहना,
वो जो भगवान के पास जाते हैं भी इनके दिमाग में ये ना रहे वो कैसे यूज करेंगे, उनको बोलना कि ये गुरु की गोलक गरीब का मुंह है, गरीब गोलक गरीब गरीब का मुंह है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये जो मनी है हाँ जी। आखिरकार गरीब के लिए यूटिलाइज होना है किसी तरह भी, चाहे लंगर में हो, चाहे शेल्टर में हो, चाहे उनकी किसी और स्पोर्ट में हो, उनकी एजुकेशन में हो, किसी तरह भी उन्हीं की सपोर्ट के लिए ही ये यूज होना है। तो मतलब इनडायरेक्ट वो हमें हमेशा यही गाइड करते थे कि हम इनडायरेक्ट डायरेक्ट हम गरीबों की हेल्प करना है, किसी से कोई पैसा नहीं लेना। भगवान आपको आपको पढ़ाया हमने, हाँ जी आप कमाओ। बिल्कुल। फिर उन्होंने गुरु नानक देव जी की पंक्तियां बोले, किर्त करो, नाम जपो, वंश शको, जी। सबके साथ बांट के शको, और नाम जपना उसको याद रखो जिसने आपको बनाया है, किस मकसद से इस दुनिया में भेजा है, क्यों क्यों आए हो, उसके बारे में अपना विचार करो। और किर्त मेहनत करनी है, मेहनत करके 10वां हिस्सा सिर्फ पैसे का नहीं देना, आपने अपनी लाइफ का देना, आपने अपने समय में से देना, 10th पार्ट। आपने वैसे बहुत अच्छी बात मतलब कि बोले कि लाइफ का 10वां हिस्सा मतलब कि देने का। जैसे कि अभी मैंने देखा भी कि आप बेसहारों के लिए, मैं बार बार इसी वर्ड को इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि नाम ही मेरे जहन में बस गया है कि प्रभु मेरे मतलब कि मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, तो आप ये बताइए बीबी जी कि जैसे मैंने देखा एक क्रैडल भी आपने रखा हुआ है ना कि पालना, और अभी जैसे ही मैंने एंट्री की तो लगा कि शायद नवजात बच्चा या 1-2 महीने का बच्चा, तो छोटे बच्चों के लिए तो आप एक माँ कैसे इतनी वो हो सकती है कि पालने में छोड़कर जाना। और आजकल मतलब कि ये बात पता नहीं कि लोगों को कैसा लगेगी। देखिए, एक माँ के लिए सबसे बड़ा सपना क्या होता है कि शादी हो गई है, बच्चा हुआ है या नहीं हुआ, कौन ताने सुनता है? माँ सुनती है, पिता को कोई नहीं कहेगा। लेकिन फिर मैं आप सभी से पूछती हूँ कि वो माँ एक निर्दयी कैसे हो सकती है जो इतने छोटे छोटे बच्चों को पालने में छोड़कर आपकी आगे चली जाती है। बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन कई बार हो सकता है कि ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, ये लोगों को अपनी तरफ खींचता है ना, जो मनी माइंडेड है, पैसा है, ये सब आपको अपने अंदर अब ग्रस्त कर रहा है ना। तो आप जब इंडिविजुअलिस्टिक सोच रखते हो, जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तो फिर आप कई बार ऐसा स्टेप लेने के लिए आगे आ जाते हो ना। लेकिन अगर आप इससे ऊपर उठ गए हैं तो फिर आपको किसी की परवाह नहीं होती, आप उस भगवान के नाम से जो भी करते हो वो सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन बहुत सी ऐसी लेडीज हैं जो इसकी वजह से भी हो सकता है कि छोड़ गई हैं, कुछ ऐसे होते हैं मजबूरी कुछ बस, पारिवारिक हालत मतलब मजबूरी बस हाँ जी, भी हाँ जी। है। रिसेंटली 2 दिन की बच्ची आई, इतनी बड़ी चिट्ठी लिख के आई है क्रैडल में कि मेरी ऑलरेडी 4 बेटियां हैं, और ये बेटी जब पैदा हुई तो डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इसके हार्ट में प्रॉब्लम है, इसकी फूड पाइप में प्रॉब्लम है, इसके सांस लेने में प्रॉब्लम है, और इसके ऊपर 4 से 5 लाख तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा इसको बचाने के लिए। तो इसलिए मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास उन बच्चियों को पालना है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं करा सकता। मतलब वो एक मजबूरी थी बाप की, ठीक है। और कई बार एक बार हुआ कि एक लेडी खुद छोड़ के गई है बच्चे को, और नेक्स्ट डे फिर आ गई है लेने के लिए। तो हमने ऐसा भी होता है? हुआ, या 2 बार हुआ है। मैं दूसरी बात भी आपसे डिस्कस करूंगी। और वो आके हमने पूछा कि क्या बात होगी, तुम्हें क्या मजबूरी थी कि तुमने इसको छोड़ दिया। वो 6 महीने की बच्ची थी, और कहती कि मेरे हस्बैंड से डाइवोर्स हो गया और मेरे ब्रदर्स मेरे को वापस ले आए, और वो कह रहे हैं, जोर डाल रहे हैं कि इस बच्ची को तो छोड़ दे, तेरी रीमैरिज कर देंगे। मैं बहुत देर से कह रही थी मैं बच्ची को नहीं छोड़ सकती हूँ, नहीं छोड़ सकती। तो वो मुझे बहुत मजबूर करे, नहीं तेरे को बच्ची छोड़नी पड़ेगी, हम तेरी रीमैरिज करेंगे। तो मजबूरन बस आके मैं छोड़ गई। जी जी। लेकिन मैं तो इसके बिना रह नहीं सकती, माँ का दिल पसीज गया, मतलब कि मैं नहीं इसके बिना रह सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो प्रोसीजर में डाल के हमने उनको बताया कि कैसे कैसे आपने इसका अपना डीएनए टेस्ट करवा के इसको वापस लेना है, तो उसने वो फॉलो किया और बहुत जल्दी वो वापस ले भी गई बच्ची को।
और ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि हम अपना दिल पे पत्थर रख के छोड़ जाते हैं ना। एक अनमैरिड कपल था, बच्चा हुआ और घर वाले मान नहीं रहे थे मैरिज को, तो हो गया बेबी बॉय। और वो लेकिन कहते कि अब कैसे करें, भी घर वालों ने रखना नहीं है हमें, छोड़ गए बच्चे को। लेकिन जब छोड़ के गए, घर जाके बताया कि बेबी बॉय था, हमने छोड़ दिया है। तो अब अभी फिर भी मैरिज के लिए वो परस्यू करते रहे, हाँ जी। तो भी शायद इसकी वजह से वो कर दें। तो घर वाले मान गए जब बेबी बॉय की बात सुनी उन्होंने, दोनों की मैरिज। हाँ जी, हाँ जी। तो वो फिर आ गए दोनों नेक्स्ट डे, कहते हमें तो अपना बेबी वापस चाहिए। तो बेबी जी, क्या समाज में अभी भी मानसिकता है या दोहरी मानसिकता की लोग हैं कि एक तरफ लड़की और एक तरफ लड़का? इस पे मेरे जहन में दो पंक्तियां आ रही है, क्योंकि ये मैं मतलब कि काफी बार स्कूल कॉलेज में बोल चुकी हूँ, आज फिर से बोल रही हूँ। हो सकता है कि कुछ लोग इससे ताल्लुक रखते हो, कुछ लोगों को लगे कि पायल क्या बोल रही है। लड़का हो या लड़की हो, लड़का हो या लड़की हो, संतान सभी को प्यारी है, फिर भी समाज में कन्या से लड़की का पलड़ा भारी है। ये तो देखो कब की है, मतलब कि ये पंक्तियां लिखी हुई है मेरी 91 की। 91 में मैंने ये पंक्तियां लिखी थी। मुझे लगता था कहीं ना कहीं, देखिए, एक तरफ अंतरिक्ष यान पे हमारी सुनीता विलियम्स गई है, सभी कहाँ कहाँ पे पहुंच चुके हैं, लेकिन ये लोगों के जहन से मैं आपसे पूछूंगी, आप भी तो देखिए, एक मदर है, एक माँ है, एक नारी है, एक औरत है, और नारी में ही शक्ति विराजती है। बिल्कुल। तो वो नारी कहाँ पर कमजोर पड़ जाती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। तो नारी को कैसे आप मतलब कि एक भरोसा दिलाएंगे कि एक नारी क्या कुछ नहीं कर सकती? देखो, जब आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज से सुनते हो, उस परमात्मा की आवाज को सुनते हो कि जो मैंने टारगेट लिया है, गोल लिया है, उसके ऊपर मैंने पूरी मेहनत कर देनी है। हाँ, पहले पहले हर एक कोई आपके आड़े आता है कि नहीं, ये नहीं कर सकती, ये ऐसा नहीं कर सकती, ये ऐसा नहीं कर सकती। करके दिखाओ, मेहनत करो, आगे बढ़ो, कोई नहीं रोक पाएगा जब आप बढ़ोगे आगे। बिल्कुल। तो मतलब थोड़ा सा करके दिखाना पड़ता है। जब आप खुद हर चीज को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं ना, तो वो जो शक्तियां भगवान ने खुद, वो भी आगे लगा देता है, आपको push चल करता है। कुछ करता है भी, चलो भाई, तेरी हिम्मत है ना, तूने शुरू किया है तो चल चल, मैं तेरे साथ हूँ। एटलीस्ट कदम तो बढ़ा, तू कदम बढ़ाएगा हाँ, तभी मैं तेरा साथ बिल्कुल। वो कहता है अभी आप एक कदम बढ़ाओ, मैं आगे लेने तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो घटता है, सिर्फ हमें अंदर से अपनी पूरी जान लगा देनी है। तो हिम्मत से कोई भी हारता नहीं है। तो नारी में बहुत शक्ति है, एक नहीं तो दूसरी नहीं, कुछ ना कुछ करके दिखा सकते हो, सब नीचे आ जाएंगे, ढल जाएंगे। हाँ, मैंने तो प्रैक्टिकल देखा बहुत कुछ, और आप भी देखोगे, करके देखो। तो आपको अब ये नहीं लगता कि आप एक सोशल वर्कर नहीं, एक माँ का रोल निभा रही है, एक पिता का रोल निभा रही है, एक बेटी का, एक भाई का, एक बहन का, और ना जाने कितने ऐसे रोल होंगे जिनके बारे में मैंने बात भी नहीं की, अभी यहाँ पे चर्चा भी नहीं हुई। तो आप खुद को कहाँ पर पाती है इन सब के बीच में? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं एज अ मदर काम करती हूँ। मुझे सोशल वर्कर, मैंने कभी अपने आप को बोला भी नहीं है रियलिटी में, मतलब मैंने अपने आप को नहीं बोला, लेकिन मैं फील करती हूँ कि मैं एज अ मदर ही, चाहे हम जब विजिट करते हैं अपने दिल्ली ना, तो बुजुर्ग भी मुझे एज अ मदर डील करते हैं बहुत। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो अशोक जी हैं, जी। बहुत बुजुर्ग है वो, ही इज 70+ एंड पेशेंट है हार्ट के बिल्कुल। और वो, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि ही और मेरा ध्यान है, और वो आ गए पीछे से, उन्होंने आते ही मेरे पैर छू देने, और अगर मैंने उनको देख लिया और मैंने उनके पैर छू दिए, जब घुटने पे ऐसे हाथ लगा दिया, तो मैंने, मुझे आशीर्वाद देना, अदरवाइज वो मेरे पैर छू के चले जाते हैं। मतलब वो इतना सत्कार देते हैं ऐसे मदर के भी, ये हमें हर चीज अवेलेबल करवा देते हैं, जो कहते हैं ना आपकी शख्सियत का ऑरा बोलते हैं ना, शायद उनको वो दिखाई देता होगा। देखिए, जो प्यार होता है ना और ममता होती है, वो दिखाने की जरूरत नहीं होती किसी को, बिल्कुल, वो पर्सनैलिटी में झलक जाती है। जो मेरे से बड़े उम्र के हैं, वो भी मुझे कई बारी बोलते मम्मी बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। माँ बोलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे मतलब मैं ये कहती हूँ कि आपकी एज से आप बच्चे नहीं हैं। बिल्कुल सही। जो हमारे पास जी, मेनली जी, है, जी। जो स्पेशल है,
मानसिक तौर से विकलांग हैं, जहाँ किसी कारण बीमार हो गए हैं मानसिक तौर से, जी। तो आपको अगर आप देखना चाहो तो उनमें आपको उनका बचपन दिखेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जो बच्चा छोटे होते जैसे शरारत करता है, जैसे वो बिहेव करता है, वैसे वो बिहेव करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं, उनकी मानसिक स्थिति ही ऐसी है। यहाँ पर भी है बीबी जी, काफ़ी ऐसे हैं जो हाँ वैसे जी। टाइप बच्चे हैं, वो बोल भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते, मतलब कि मैं तो ये बोलूँगी वो अपनी बात को बयाँ तक नहीं कर पाते। तो आप किस तरह से उनके साथ डील करते हैं? देखो, आपने कहा ना कि वो अपनी बयान नहीं कर पाते, वो अपनी पेन भी नहीं बयान कर पाते। पेन उनको उनको दर्द का पता ही नहीं। पता ही दर्द नहीं तो है, होता है, होता उनके है। लेकिन वो कैसे बताएँगे कि मैं इस दर्द में हूँ, मेरे को ये दर्द है? आपको उनको जज करना है तो उनके फेस से जज कर सकते हो भी, हाँ बिल्कुल ये पेन में है, इसको कुछ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको उनको हॉस्पिटल दिखाना है, डॉक्टर को दिखाना है ना। जी। तो मतलब बिल्कुल, अगर आप उनके साथ बहुत जुड़े हुए हैं तभी आप वो बिल्कुल, फील कर बिल्कुल। सकते हैं हाँ अपने जी, हाँ अंदर जी। से, अदरवाइज तो अदरवाइज मुश्किल तो है। वो नहीं होगा ना। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक रील देखा था, मोहाली में एक बुजुर्ग महिला थी जिसका आपने रेस्क्यू किया था ना, तो मतलब कि रेस्क्यू के दौरान क्या कुछ ऐसी दिक्कतें हैं या परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? क्योंकि जो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सड़क पे अगर हम किसी का भी, महिला हो, पुरुष हो या छोटे बच्चे का भी रेस्क्यू करते हैं ना, उन्हें ये लगता है अरे हमें कहाँ पर लेके जा रहे हैं, हमारे साथ क्या होगा? तो कैसे आप मैनेज करते हो उनके साथ? कैसे डीलिंग होती है आपकी? बहुत मुश्किल है उनको, मतलब आपने उनको बताना है, समझाना है, लेकिन वो क्योंकि मानसिक तौर पे ठीक नहीं है, ठीक नहीं तो है वो उनका मैसेज। समझेंगे बिल्कुल, कैसे? बिल्कुल। तो उसके लिए तो आपको मेडिकेशन धीरे धीरे हाँ देंगे जी, तो हाँ जी। तभी ट्रीट होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। वो है बड़ा हार्ड है, लेकिन आप समझ रहे हो कि हाँ उसको प्रॉब्लम है, तभी उसकी हालत ऐसी है। ऐसी है। आपने देखा उसके मैटेड हेयर्स हाँ जी, हैं, हाँ जी, बिल्कुल। तो वो अपनी खुद की केयर कर ही नहीं सकती, उसे पता ही नहीं है। वो गाली गलौज करती है, वो सबको शाउट करती है, उसको नहीं पता। अगर वो ठीक होती तो उसको पता होता, सब कुछ पता हाँ जी, होता। हाँ जी। तो हमें उसकी हेल्प सपोर्ट करनी ही है, लेकिन उसके साथ हमें साथ प्रशासन को इन्फॉर्म करते हैं। ओके। हाँ जी, अगर वो सपोर्ट करती है, पुलिस आती है साथ में, तो वो वेल एंड गुड। अगर नहीं आ पाती तो हमें खुद ही स्टेप लेना पड़ता है, बिकॉज इसके मामले में हमें डिस्ट्रिक्ट सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के कॉल्स आए हैं ऊपर से। हाँ जी, सारा उन्होंने बताया, फिर हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया कि आप हमारी सपोर्ट के लिए साथ आओ, मगर हमें उनसे शायद सपोर्ट नहीं मिल पाया, तो फिर हमें खुद जाके उसको रेस्क्यू करके लाना पड़ा, ताकि बहुत देर से वो गुरुद्वारा साहब के बाहर इस हालात में थी, बहुत देर से। और आपको पता है कितनी ठंड है, बारिश होती है, तो वो आंधी आती तो कैसे वो कैसे मैनेज ना, है ना? कैसे रह रही? चलो खाना गुरुद्वारा साहब से खा हाँ लेगी, जी, हाँ लेकिन जी। बाकी चीजें कैसे तो नहीं मिल करेगी? पाती। कोई नहाने की जगह नहीं है, कोई बिल्कुल, बिल्कुल। वॉशरूम जाना, कहाँ जाना, तो मतलब वो नहीं अंडरस्टैंड कर, हम तो कर सकते हैं ना, हमें तो फिर हेल्प सपोर्ट करना है उसको। अभी जैसे देखिए आपकी तो बीबी जी एक संस्था है, संस्था के द्वारा आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन मैं काफ़ी ऐसी लोगों से मिलती हूँ कि ना जिनको लगता है कि हम एनजीओ खोलना चाहते हैं, गरीबों की सहायता करना चाहते हैं या कुछ डोनेशन देना चाहते हैं, या फिर जैसे रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है हम उनकी भी सहायता करना चाहते हैं। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि गवर्नमेंट के, मैं सीधा सा वर्ड बोलूँ कि गवर्नमेंट के पचड़े नहीं समझ में आते कि गवर्नमेंट क्या कर देगी। जो मतलब कि रोड से उठाएगा सीधा उसी को ही, एटलीस्ट गवर्नमेंट को तो थोड़ा सा उसको करना चाहिए ना कि अरे भाई तूने तो उठाया है, तेरा काम यहीं पे खत्म होता है। आगे से आपने बोला भी था इससे पहले कि भाई डॉक्टर का काम होता है ये। तो अगर कोई ऐसा मतलब कि सभी बातों की एक बात है, अगर किसी को एनजीओ स्टार्ट करना है, गरीबों के लिए कुछ करना है, तो आप अपने मैसेज के थ्रू मतलब कि उनको क्या बताना चाहेंगी कि ये स्टेप होते हैं आपके लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। यही नहीं है, हमारे पास भी बहुत से ऐसे लोग आए हैं जिनकी हमने सपोर्ट की है। हाँ जी। इवन के राजस्थान में हमने वहाँ से एक पूरी टीम आई हमें कि यहाँ पे हमने एनजीओ शुरू करना है, हम जगह भी हमें डोनेट कर रहा है कोई, तो हमें आप हमारे साथ चलो, आप ही खोलो। तो हमने 2.5 साल खोला वहाँ और चलाया भी बहुत अच्छे से। और फिर हमने देखना कि इट वॉज अ टू फार अवे डिस्टेंस, 9 आवर्स की ड्राइव थी हमारे पास, और वहाँ पे हमें लगा कि वहाँ पे लोग हैं जो संभाल सकते हैं,
तो वी हैंडेड ओवर दैट एनजीओ टू देम एंड सो वो वहाँ भी रन कर रहे हैं। वहाँ से और लोग उनके साथ कुछ झगड़ा हुआ तो वो लोग अच्छे लोग थे वो, हाँ जी। उन्होंने आगे एनजीओज खोली, 2 एनजीओज और खोली। हाँ जी जी, जी, जो नई एनजीओज खोली। तो यहाँ पे यूपी में एक पर्सन आए मेरे पास रात को 10 बज गए थे और मैं किसी काम से बच्चों के साथ ही बिजी थी। तो वो आके कहते पूरी बस भर के आई जी यूपी से और कहते हम इधर फतेहगढ़ साहब आए थे, हमें पता चला कि प्रवासा में जाके भी आना है और उनसे हमने पूछना है कि हमारे पास भी 2-3 डेस्टिट्यूट है हमारे घर में, हम लेके आए किसी को हेल्प के लिए, लेकिन हम आप जैसे कैसे कर सकते हैं, है ना? जी, जी, बिल्कुल। नहीं ये तो पॉसिबल लगता है हमें, वो तो 3 संभालने मुश्किल हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने उनको बहुत हिम्मत दी, सलाया उनको। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे आप रजिस्ट्रेशंस करवाओ। तो करवाने के बाद ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। देखो कानून को हाथ में नहीं लेना, बिल्कुल, बिल्कुल। बट कानून वालों को बताना है बताना है कि आप आओ भाई, लेकिन अगर कानून वाले के दायरे में ही नहीं वो नहीं आते तो सबसे ऊपर ह्यूमैनिटी है, मानवता ही सबसे ऊपर बड़ा है। धर्म है। बिल्कुल। तो फिर इग्नोर नहीं करना। हमने आपको इन्फॉर्म किया, आप आए नहीं हो, हाँ, हाँ। टाइम लिखा, हमने बिल्कुल, आपको बिल्कुल। कॉल किया, इस मिनट पे कॉल किया, आपके पास प्रूफ है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आप प्रूफ रखो। हाँ जी, हाँ जी। सब कुछ बताया हमने, आपके आगे चिट्ठा खोल दिया कि ये हालात है, मर जाएगा बंदा। नहीं अब मरने की नौबत आई तो हम आ गए, आप नहीं आए तो हम आ गए। आप आते सत्कार से आते, हम आपके साथ भेजते इसको, लेकिन आप नहीं आए तो हम अब आए इसके लिए आगे आ गए हैं, तो अब हम इसकी हेल्प करेंगे। मेरे लिए अच्छा है। कोई एक स्टोरी बीबी जी बताइए कि जो लिटरली आपको लगता हो कि ये बच्चा मेरे यहाँ ही तो पढ़ा था, ये ज़ीरो से हीरो कैसे बन गया? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि भी इनमें से कोई हीरे तराशे जाए, है ना? बिकॉज लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, मैंने नहीं भाई, ये सब कुछ इनके कर अंदर सकती भी हैं। है वो शक्ति, बिल्कुल। बस वो सिर्फ पहचानने की जरूरत। जानने की, हाँ जी। इसमें कौन, क्योंकि भगवान ने सबको अलग बनाया, बिल्कुल। सब में खासियत डाली है, खासियत। बस वो खासियत ढूंढनी ही पड़ेगी। हाँ जी, है ना? कहीं तो खुद से ढूंढ लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन कहीं नहीं ढूंढ पाते तो उनके जो मुर्शिद होते हैं वो ढूंढते वो हैं। ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे ही मैंने बहुत बार कोशिश की है, मेरे बहुत से बच्चे कई लेवल्स पार करके आगे निकले हैं, लेकिन मतलब मुझे गेम्स में बहुत शौक है। हाँ जी। कुछ बचपन से ही हमारी फैमिली एथलीट्स बनी रही है और गेम्स में इन्वॉल्व रही है। तो इधर जब मैं अपने ससुराल में आई तो इधर भी मेरे हस्बैंड ही वाज कुश्ती बहुत अच्छी करते थे तो कबड्डी वगैरह बहुत खेलते थे। चलो मतलब अच्छा लगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि क्योंकि ये पढ़ाई में तो जो स्पेशल बच्चे आगे नहीं जा पाते जी। बिकॉज उतना मानसिक तो हाँ जी, हाँ जी। लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ ऑटिस्टिक बच्चे हैं जिनको मैं स्कूल भेजती हूँ एंड दे आर डूइंग गुड। उनको तो यहाँ पर ऑटिज्म हाँ हर तरह के hypertension सेरेब्रल है। पाल्सी, ऑटिज्म के एंड डिफरेंट जैसे मेंटल इलनेस, साइकोसिस के, सिजोफ्रेनिया के बहुत केसेस हमारे पास 450 के करीब हमारे पास इनहेबिटेंट्स हैं, अलग अलग डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं। कुछ नॉर्मल बच्चे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बस मैंने उनमें से मुझे लगा कि गेम्स में ये कुछ कर सकते हैं, बट यू हैव टू गो विद रेपिटेटिव बिहेवियर, है ना? उनको बार 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 सिखाना, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको सुनना, उनको समझना, उनको फिर बतलाना, उनको चेंज करना, ये यहाँ यू आर रॉन्ग, डू दिस अगेन, फिर उनको शाबाश देना, उनको मोटिवेट करना। तो ऐसे आप उनको बहुत कुछ करा सकते हो। एक लड़का था, कभी उसने कभी गेम्स खेली ही नहीं थी, कभी गेम्स में नहीं गया। तो मैंने कहा तेरा इंटरेस्ट है? कहता नहीं। मैं क्या चल कोई बात नहीं, तू बैठ देख। हमने नेट बॉल खेलते थे बच्चों के साथ, तो मैंने कहा चल तू देखा ना। तो जब हमने खेलने लगे तो उसको अच्छा लगा भी, बड़ा बहुत सभी इंजॉय कर रहे हैं भी, मैं भी इंजॉय करता हूँ साथ में। वो वैसे ही आ गया, पहले बॉल आई हाथ में, उसने आगे पास दिया तो चल
वो थोड़ा थोड़ा लग गया कि तो मैम मेरे को भी सिखाओ। मैंने कहा चल ठीक है, तेरे को भी सिखाते हैं। उसको सिखाने लगे। तो जब स्पेशल ओलंपिक्स में हमारे बच्चे जाते हैं तो उनको कॉल आया कि भी नेट बॉल इस बार मतलब नहीं, नेशनल लेवल हाँ पे जी, नहीं, हाँ जी। इंटरनेशनल लेवल पे भी नहीं जा रहा, नेशनल लेवल पे भी नहीं जा रहा। तो मैंने कहा तुम बास्केटबॉल खेलोगे? कहता हाँ। मैं कि बास्केटबॉल इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम नेटबॉल, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तू इसलिए सीख जाएगा। कहता अच्छा तो ऐसी होती है? मैं क्या हाँ ऐसी होती है, बास्केट ऐसे ही डालनी है, सेम वे डालना तुम। कहता ठीक है। चलो जी, मैंने बाकी बच्चों के साथ उसको भी इन्वॉल्व किया, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा कर रहा है। तो हमारा उससे पहले नेशनल चैम्पियनशिप थी उड़ीसा में। जी। तो वो सिलेक्शन हुई तो उन्होंने उस लड़के को निकाल दिया नेशनल चैम्पियनशिप से, स्टेट ट्रायल्स में स्टेट के उससे टीम से निकाल दिया। मैंने बड़ा फील किया। मैंने कहा सर, बिकॉज आई वाज आल्सो कोच फ्रॉम पंजाब जी। एंड मैंने उनको बोला मैं कि ये ठीक नहीं है। उसकी वो दूसरे कोच ने बोला मैम क्या बोले, मजबूरी है, दूसरे ने सिफारिश इतनी बड़ी डाली है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। वो जा तो वो लड़का जाएगा या ये जाएगा, लेकिन वो उसके बड़े लेवल पे है तो उसको लेके जाना पड़ेगा। मैंने कहा सुख की कोई बात नहीं, चलो कई बार हो जाती है मजबूरी किसी की, बाकी हमारे बच्चे हैं तो जी, कोई जी, नहीं। पुश तो आप कर ही रहे हो। तो मैंने फिर उसको मैंने कहा बेटा ट्रेनिंग नहीं छोड़ना, बिल्कुल। मैं तेरे ऊपर वर्क कर रही हूँ, तूने ट्रेनिंग नहीं छोड़ना। और मैंने इसको खिलाना नहीं छोड़ा, 9 मंथ उस पर मेहनत किया। और साथ ही साथ ही वो कहते जो नेशनल में जा रहे हैं वो वर्ल्ड कप में नहीं जा सकते, और नेशनल चैम्पियनशिप दूसरी हो रही है वर्ल्ड कप की सिलेक्शन के लिए, तो आप बच्चे भेजो। तो मेरे 2 बच्चे सिलेक्ट हुए जी। तो दूसरे में एक अल्टरनेट में आई लड़की, लेकिन ये उन्होंने मेन में रखा जी, ये बच्चे को कोई गेम में से निकाल ही नहीं सकता, नेशनल लेवल वालों ने बोला। और ऐसा भी कि सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकता, सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकता जी गेम में। एंड वो गेम भी क्या थी, 3 वर्सेस 3 की थी बास्केटबॉल में, और उसमें सिर्फ 5 प्लेयर्स जाना था इंडिया से, और उनमें टॉप में ये मेरा लड़का गया और यूएस से प्रिटो रिको में खेल के आया और ब्रॉन्ज जीत के आया इंडिया के लिए। चलिए, तो इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं आपको। और भी ऐसे आप करते रहिए। अच्छा बीबी जी, मेरे माइंड में भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि देखिए हम कुछ भी काम करते हैं ना शादी के बाद बेसिकली, तो थोड़ा सा परिवार वालों का या ससुराल वालों का या मायके वालों का जैसे होता है कि अरे ये काम करोगे तो इसमें रिस्क है, पहले तुम अपने बच्चों तो संभालो, अपने बच्चों को तो संभाल ले और तो देखा जाएगा। क्या आपकी लाइफ में किसी ने, रिश्तेदार ने कुछ ऐसा कभी इन बातों का आपको सामना करना पड़ा है? अब भगवान की बड़ी कृपा रही, पहले तो अरदास की कि ऐसा हस्बैंड मिले, तो वो ऐसा ही हस्बैंड मिला। हाँ, कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, मम्मा कह रहे थे कि मेरी अरदास की मुझे ऐसी मतलब लड़की चाहिए अपने बेटे के लिए, मुझे वैसी मिली। मैं कि सरदार साहब ने भी की और मैंने भी की, मैं क्या तीनों ट्रायंगल बनी और मिल गया। मैं क्या चलिए, नहीं नहीं, ये अच्छा है, मतलब अच्छी बात है। भगवान की कृपा है कि कृपा है। मुझे ऐसा नौबत साथी मिला आए है। नहीं। हाँ, जीवन साथी बहुत अच्छा मिला, और सभी परमात्मा को प्यार करने वाले थे, मेरे मायके में भी और इधर भी सबने सपोर्ट ही किया। इवन माय मदर इज स्टिल वर्किंग एज अ वॉलंटियर इन फीमेल चिल्ड्रन वार्ड, और मेरे जो फादर इन लॉ थे फुल टाइम हमारी झंझेड़ी वाली ब्रांच देखते थे, और मेरे फादर सारा सिविल का परचेजिंग का यहाँ देखते थे आफ्टर रिटायरमेंट। हाँ जी। और उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। मेरा ब्रदर वो भी जो सिविल का वर्क था, आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू वो सारा देखता था, प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स वो बनाते थे। लेकिन नाउ माई 3 of them are no more, my brother, my both fathers are no more, but they were fully involved in this thing ना। जी। तो हमने बेसिकली जब शुरू किया तो हमें इनको एम्बुलेंस में पेशेंट्स को लेके जाना हॉस्पिटल पड़ता था, तो हमने कहा कि गाड़ी चाहिए, एम्बुलेंस कितनी बार हम हायर कर हाँ पाएंगे। जी। डेली दूसरे तीसरे दिन कोई ऐसा पेशेंट आता था जो जिसके रॉड्स टली हैं, टांगे टूटी हैं, बाजू टूटी है, कोई साइकेट्रिक पेशेंट है, तो वो तो कहते थे हम नहीं अपनी एम्बुलेंस में बिठाएंगे।
तो मैंने अपने फादर से बात की, इनसे पूछा भी नहीं कि हमें गाड़ी लेनी है। कहते कोई बात ही नहीं है, तू बता कितने पैसे चाहिए, बिकॉज हम काफ़ी सामान ऑलरेडी ले चुके थे, संस्था शुरू किया तो बहुत इन्वेस्टमेंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे फादर ने कहा तू बता। मैं कि मम्मी के साथ बात करूं। कहते नहीं, उनके साथ नहीं बात करनी, तू मेरे को बता। तो उन्होंने मुझे एट अ टाइम ही काफ़ी पैसे दिए, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला पापा ने पैसे दिए, तो कहते लाओ फिर गाड़ी लेके। तो मतलब वो हमेशा दे वर सपोर्टिव। हाँ जी। एंड मैं भगवान का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है, बिकॉज इनकी फैमिली में भी ही वॉज द सुपीरियर, कि इन्होंने सारा काम को हैंडल कर लिया, घर में भी और उधर भी। सारा जितना भी बाहर का परचेजिंग का था, दूसरा सारा फाइल में आई वॉज द एल्डेस्ट मोस्ट। तो पापा ने मुझे सिखाया। मेरे मदर बाहर कम ही जाते थे, तो हर जगह पापा ने लेके जाना, ये काम ऐसे करना है, आज ये काम ऐसे करना है। जितना भी ही वॉज सीनियर ड्राफ्ट्समैन, जी चीफ ड्राफ्ट्समैन थे वो। उन्होंने मुझे नक्शे भी सिखाए कि कैसे ये बनते हैं और कैसे इसको पढ़ना है, कैसे सारी ड्राइंग्स तैयार करवानी है। तो वो आज तक मुझे काम आ रहा है, बिकॉज सारा आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू सब मुझे ही काम करना होता है। तो मतलब जहाँ भी मुझे सीखने की इच्छा होती है तो मैं वहीं पहुंच जाती हूँ कि नहीं ये करना है, किसी तरह भी आप में सीखना है। ना बीबी जी सीखने की इच्छा तो है, लेकिन अभी तक मैंने जैसे आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है सीखने की इच्छा से बड़ी इच्छा पता है क्या होती है? उसका ऊपर वाले का शुक्र अदा करना। बिल्कुल छोटी से छोटी चीज के लिए सच। मैं कईयों को ऐसे देखती हूँ कि मैं पूछती हूँ जनरली कि कैसे हो? ठीक है। अरे ठीक क्या है, तुम सांस ले रहे हो, ठीक ठीक हो। तुम्हें दोनों कानों से सुनाई दे रहा है, तुम ठीक हो। भगवान ने तुम्हें जुबान दी है, तुम ठीक हो। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी ठीक है, तुम बैठे हो, तुम ठीक हो। और क्या ही चाहिए? लेकिन ये लोगों का मतलब कि क्या ही हम बोल सकते हैं, नजरिया जी, बदल। नजरिया है या जो भी है। तो बीबी जी ने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें, मैं तो कहूंगी बस मेरा कहते हैं ना कि दिन सफल हो गया आपके पॉडकास्ट से। पहले थैंक यू सो मच। और अभी पॉडकास्ट खत्म करने से पहले एक छोटा सा शेर मैं आपसे सुनाना चाहूंगी कि इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं। अरे मजा तो तब है जब खुशबू आपकी कपड़ों से आए। और ऐसी ही शख्सियत है बीबी राजेंद्र कौर जी। तो इनसे क्या कुछ सीखने को मिला है, आप भी इनसे सीखिए। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी, मैं तो ये कहूँगी अगर मैं भी मतलब कि यहाँ से इनका पॉडकास्ट तो हालांकि मैं करके जा रही हूँ यहाँ से, लेकिन मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो सबसे पहले दोबारा से फिर मैं आपका, सबसे पहले नहीं अभी पॉडकास्ट खत्म हुआ है तो दोबारा से आपका शुक्र। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये आप देख रहे थे पॉडकास्ट अनकट विद पायल। मुझे फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी, मेरा हैंडल यही है अनकट विद पायल। आगे भी मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी ऐसी बहुत सी मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल कहानियाँ, मोटिवेशनल पोएम्स, जिनसे मुझे लगता है कि आजकल का जो ज़माना है, जेनजी का ज़माना कह लीजिए, क्योंकि आजकल जेनजी को क्या बात समझ में आती है, जो वो मोटिवेशन करते हैं। मोटिवेशन की बातों के साथ आपसे अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।